हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 12 विषय इतिहास। हम पढ़ रहे हैं आज दूसरा चैप्टर। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिंक मैंने अपनी वीडियो में दे रखे हैं, आप उनको देख करके उनको पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा ईंट मनके तथा अस्थियाँ था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी थी, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजा, किसान और नगर। आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड में लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का विवरण इसमें आपको दिया गया है। अपनी किताब संग में रखिएगा, उसमें देख करके आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और आप इसमें ये भी देख रहे हैं, आपको इसमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का विवरण है। और किस चीज़ का विवरण है, विशेष तौर पर इसमें जो उल्लेख है वो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो इस टाइम पीरियड के बीच में, यानी कि 600 बीसी से 600 ईस्वी, लगभग 1200 सालों का समय। इस समय के बीच में राज्यों से रिलेटेड जो भी चीज़ें घटित हुई, जो घटनाएं हुई, और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उससे रिलेटेड पूरा विवरण आपके इस चैप्टर में दिया गया है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम 600 बीसी में डायरेक्ट पहुँच गए। हमारी किताब के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट 600 बीसी में पहुँच गए। सिंधु घाटी सभ्यता हमने ख़त्म की थी 1900 बीसी में। तो अब 600 बीसी तो हमारे सिलेबस में दिया है, लेकिन 1900 बीसी से 600 बीसी के बीच में भी कुछ हुआ। यहाँ आपको जो ये उल्लेख है किताब में, वो वैदिक सभ्यता, उसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त वंश और भी बहुत सारे वंश जो हैं वो इस पूरे चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं, उनके राज्यों का वर्णन इसमें है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको एक इनिशियल जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो देना चाहूँगी, ताकि आपके लिए क्लियर रहे कि हम कहाँ पर अभी थे और अब हम कहाँ पर हैं। तो उसके लिए देखिए, ये तो हमारा है जो हमें अभी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और उसके बाद कौन सी सभ्यता आई, तो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी, तब तक सारे इतिहासकारों द्वारा और सभी विद्वानों के द्वारा ये माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, तो किसी को पता ही नहीं था, वैदिक सभ्यता है, यही सब लोग मानते थे। फिर जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो इस बात की पुष्टि हुई कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, यानी कि दूसरी सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का टोटल जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी का है। ठीक, वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है। दूसरा जो भाग है वैदिक सभ्यता का है वो है उत्तर वैदिक काल, और इसका जो समय है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी कि 600 बीसी में आके वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। तो 600 बीसी में जो घटनाएं घटित हुई वो हमारे सिलेबस में डाला गया, उसके पहले की चीजें नहीं हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों वैदिक सभ्यता के भाग हैं। वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों की सभ्यता। आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति का जो सबसे बड़ा कारण था वो था आर्यों का भारत पर आक्रमण, जिसको सबने माना है। और सबने इसलिए माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता भारत में आई वो वैदिक सभ्यता थी।
आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लड़ाई में परास्त करके मार के और यहाँ पर एक नई सभ्यता को स्थापित किया। और यहाँ ऋग वैदिक काल जो है उसी को दो भागों में बांट दिया गया है उनके काल को। तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई और साथ में हमारे उपनिषद हुए, धर्मशास्त्र हुए, पुराण हुए, इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है, स्मृतियां भी। ठीक है, अब ये जो समय है ये हम लोगों ने देखा कि 1500 और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई 1900 बीसी में। ठीक, ये हमने देखा। तो 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच का जो समय है वो कितना है, 400 वर्षों का। तो अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि इतनी बड़ी कोई सभ्यता खत्म होती है और उसके बाद कोई नई सभ्यता जब पनपना शुरू होती है तो इतना तो समय लगना बनता है। तो ये 400 वर्षों का जो समय है वो वैदिक सभ्यता के स्थापित होने का में जो टाइम लगा वो समय है, और अपनी पूरी विकसित अवस्था में जब वो आई तो वो समय हम लोगों ने इंक्लूड किया उसके आरंभ से। तो वो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। फिर 600 बीसी तक ये सभ्यता चली और उसके बाद बहुत बड़े बड़े राज्यों और अलग अलग वंशों ने यहाँ पर निवास किया। अब हम, ये तो इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि हम कहाँ पर थे, उसके बाद हम कहाँ आए, और अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए सिलेबस में जो चीज़ जोड़ी गई है वो है 600 बीसी से 600 ईस्वी, यानी कि ये समय लगभग कितना है, 1200 वर्षों का समय है। इन 1200 वर्षों के बीच में नए नए राज्यों की स्थापना हुई, भारत में नई नई अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना हुई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आपकी बुक में सबसे पहले ये एक लाइन पहले लिखी है जो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। अब 1500 वर्षों का लंबा अंतराल ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम 600 बीसी से पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 1900 बीसी में खत्म हो गई और जब हम 600 बीसी में, तो लगभग 1300 से 1400 वर्षों का समय जो है वो है, इनके बीच में जो अंतर, इसलिए यहाँ पर 1500 वर्षों का समय इन्होंने बोला है। क्योंकि पूरी तरह से जो विकास हुआ राज्यों का, जो बड़े बड़े राज्य बने वो 600 बीसी में ही स्थापित हुए, इसलिए इसको हमारे सिलेबस में डाला गया है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर प्रॉपरली। तो सबसे पहले जब किसी भी अध्याय को, किसी नए पाठ को हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना रहता है कि उसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत वहाँ से खुदाई में प्राप्त जो चीज़ें थी वो थी। उसी तरीके से अब वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले हैं, यानी कि जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज कहाँ से मिले हैं जिनके आधार पर पूरा का पूरा इसका इतिहास लिख दिया गया है। तो उन सोर्सेज की बात सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ से मिले हैं हमें बहुत सारे अभिलेख इस टाइम पीरियड से। दूसरा हमें मिले हैं यहाँ से ग्रंथ, जैसे कि मैंने बताया कि वेद, पुराण, उपनिषद सबकी रचना इस काल में हुई। तीसरा हमें यहाँ से मिला है सिक्के। ठीक है, सिक्के मिले हैं क्योंकि सिक्कों की जो रचना है वो यहाँ पर सिक्कों का जो प्रचलन है वो यहाँ पर हो चुका था। वो कब हुआ, किसने किया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो सिक्कों से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सिक्कों के ऊपर बहुत सारे राजाओं के चित्र बने हुए हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जानकारी के स्रोत बन जाते हैं। और चौथा जो इसका सोर्स है इस समय के बारे में जानकारी का, वो है चित्र। अलग अलग जगह पर कहीं दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं, कहीं पर हमें पोर्ट्रेट्स मिले हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि लोग किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेज के तौर पर मिली हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है अभिलेख, जो कि हमारे प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सोर्सेज में बनते हैं, वो अभिलेख से बनते हैं। तो हम अभिलेख से सबसे पहले अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है,
एक बात मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों का प्रचलन भारत में करने वाला जो राजा है वो है अशोक। ठीक, मौर्य वंश का राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, जिसके नाम पर हमारे देश में कई सारी चीजें बनाई गई हैं, जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनको बनाया गया है। अशोक स्तंभ आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सारी चीजें अशोक को, महान अशोक को देख करके राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर भी हमारे यहाँ स्वीकार की गई हैं। तो अशोक ही पहला राजा था भारत का जिसने सबसे पहले अभिलेखों को लिखने की प्रथा की शुरुआत की। ये प्रथा उसने ईरान से ली थी। ईरान में उस समय अभिलेख लिखे जाते थे, फारस ईरान में, और वहाँ से वो उसने प्रथा जो है उठाई थी। कहीं कहीं ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ अभिलेख लिखे, लेकिन एक्चुअल तौर पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा अभिलेखों का प्रमाण सबसे पहला जो मिलता है वो हमें अशोक के द्वारा ही मिलता है। अभिलेख होते क्या हैं? ठीक है, ये हम लोगों को सबसे पहला प्रश्न है कि अभिलेख क्या है। ठीक, तो देखिए अभिलेख क्या होते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि पत्थर, धातु या मिट्टी के कठोर पात्र, ठीक है ना, मिट्टी के कठोर पात्र, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी की कठोर सतह भी कह सकते हैं। ठीक है, या बर्तनों पर भी कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो जो कठोर सतह होती है, हम यहाँ पात्र हटा के सतह कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। मिट्टी के कठोर सतह पर लिखे हुए लेख, ठीक है, ये अभिलेख होते हैं। तो इसका मोटिव क्या था, क्यों बनाए जाते थे अभिलेख? अभिलेख इसलिए बनाए जाते थे कि जो भी राजा अभिलेख लिख के और उसको स्थापित करवाता था वो अपने बारे में जानकारी उस समय की देता था कि वो क्या करता है। ज़्यादातर हमें अभिलेखों पे राजाओं के का वर्णन मिलता है, उनके कार्यों का वर्णन मिलता है, उनके युद्धों का वर्णन मिलता है, उनकी विजयों का वर्णन मिलता है, उनके द्वारा जनता के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसका वर्णन मिलता है। अशोक के बाद लगभग आने वाले सभी वंशों में अभिलेखों की प्रथा स्थापित रही और सभी राजाओं ने, समुद्रगुप्त के भी हमें अभिलेख मिलते हैं। तो ये राजा की जानकारी मुख्य होती थी कि मैंने क्या किया जनता के लिए, मैंने ये युद्ध लिया, मैंने वो युद्ध किया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि राजा ना लिख करके उसके जो शुभ चिंतक थे या उसके जो कारिंदे होते थे, मंत्री वगैरह होते थे, वो राजा की प्रशंसा में कहीं ना कहीं अभिलेख लिख दिया करते थे। तो एक स्थायी स्रोत है अभिलेख, एक स्थायी चीज के आने वाली पीढ़ियां उस राजा को जाने कि ये राजा कैसा था, तो इस आधार पर लिख दिया जाता था। अब ये अभिलेख बहुत तरह के मिले हैं, जैसे कि स्तंभ लेख, ये भी अभिलेख ही होता है। स्तंभ यानी कि किसी खंबे के ऊपर या पिलर के ऊपर, ठीक है, स्तंभ लेख भी होता था। दूसरा एक शिला लेख भी, यानी कि किसी पत्थर की शिला पर लिख करके उसको मिट्टी में गड़वा दिया जाए। ठीक, इसके अलावा एक होता था ताम्रपत्र, जैसे कि इसमें लिखा है कि धातु पर, तो ताम्रपत्र यानी कि तांबे का, तांबा धातु जो होती है उसके पत्ते के ऊपर या उसकी किसी भी तांबे की एक परत के ऊपर लिख करके उसको कहीं पर लगवा दिया जाता था या दीवार में चिपका दिया जाता था। सीमेंट से उसको परमानेंटली स्थापित कर दिया जाता था। तो इस तरीके के अभिलेख होते थे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अभिलेख की डेफिनेशन। आपको अगर लिखने को आएगी 2 नंबर में तो आप उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं अभिलेख से रिलेटेड अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा किसने? ठीक, तो अभिलेखों को पढ़ा किसने और कब पढ़ा, ये आपका आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है और वन वर्ड में भी आता है। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1838 में सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा। क्या पढ़ा उन्होंने? लिपियां पढ़ी। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि
को पढ़ा। कहां पर पढ़ा? कहां पर पढ़ा? अभिलेख में। ठीक है, एक अभिलेख में इन्होंने सबसे पहले ये दो लिपियों को पढ़ा और यहाँ इनको एक शब्द मिला। कौन सा शब्द मिला इनको? पियदस्सी। इस अभिलेख में इन्हें एक शब्द मिला पियदस्सी, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है मनोहर आकृति वाला राजा। ठीक, पियदस्सी का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो मनोहर आकृति वाला राजा। अब प्रश्न ये है कि डेफिनेटली पियदस्सी शब्द किसी राजा के लिए ही प्रयोग किया गया है। जो पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1838 में पढ़ा। और वो सब लिखा खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे नाम। ठीक है, और भाषा कौन सी थी यहाँ पर? खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, और भाषा यहाँ पर थी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। पियदस्सी मनोहर आकृति वाला राजा। कौन था ये राजा? ये राजा था अशोक। अशोक इसलिए, वैसे तो हम लोग अशोक लिखते हैं, अशोक इसलिए क्योंकि ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ शब्द है और अशोक के अभिलेखों में यही नाम उसका हमें सब जगह जहां पर भी मिलता है वो यही नाम मिलता है, अशोक। तो यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन हो गए कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसने पढ़े? सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़ा? सबसे पहले ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में अभिलेख किसने पढ़ा? हर किसी का आंसर 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में पढ़ा। कौन सा शब्द मिलता है? पियदस्सी। पियदस्सी किसके लिए यूज किया गया है? अशोक के लिए। उसका अर्थ क्या होता है? मनोहर आकृति वाला राजा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? सबसे पुराने अभिलेख यानी कि अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? भाषा है प्राकृत और लिपि। भाषा और लिपि पूछा जाता है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्या है? भाषा प्राकृत है और लिपि है ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के एरिया से और अफगानिस्तान के एरिया से अशोक के अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में है, क्योंकि ये ईरान की भाषा से प्रभावित थे। वहाँ पर ईरानी लोग रहते थे तो इसीलिए ये वहाँ से थोड़े से प्रभावित थे, तो वहाँ पर खरोष्ठी लिपि में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये लिपि है और ये है भाषा। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन प्राकृत भाषा से रिलेटेड आता है। क्वेश्चन आता है, प्राकृत भाषा किसकी भाषा थी? ठीक है, आपका आंसर है जन सामान्य की। प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। मतलब क्या है कि जो प्राकृत भाषा थी वो सभी लोग, आम जो लोग थे वो उसको बोलते थे। ठीक है, एक और अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र। बहुत सिंपल, कुछ भी इसमें हम लोगों को अलग से याद नहीं करना है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। तो ये अभिलेखों से रिलेटेड जो जानकारी थी वो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। एक और मैं आपको बता दूं कि जो अभिलेख हैं उनमें आमतौर पर जितने भी अभिलेख हैं सभी अभिलेखों में ज़्यादातर समय जो है वो अंकित रहता है कि ये अभिलेख किस समय लिखा गया।
लेकिन जब ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं अगर समय नहीं है अंकित, तो फिर वहाँ पर उसकी जो भाषा है, जो लिखने का तरीका है या जो लिपि है, उसके संग में कुछ प्रयोग करके उसको देखा जाता है कि किस टाइम पीरियड की भाषा है, या अलग अलग टाइम के संग में उन अक्षरों को मैच किया जाता है। तो फिर वो बहुत इजीली पता चल जाता है कि अभिलेख ये वाला किस समय का है। तो ये हमारी स्टार्टिंग इस चैप्टर की है, थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में जो परिवर्तन हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता स्टार्ट होकर और आगे आकर 600 ईस्वी तक जो भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों में किस तरीके से परिवर्तन हुए समाज में, क्या समाज था, क्या लोगों का रहन सहन था, कैसी अर्थव्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर पर हम बात करेंगे महाजनपदों के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे भारतीय इतिहास का। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस महाजनपदों से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। 1 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के, 2 नंबर के भी क्वेश्चंस महाजनपदों से आते हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको वॉच करें और अच्छे से इसको देखें, पढ़ें, लिखें और याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।